Hello students, welcome to Reddy's classes. My name is Jagdish Shukla and this is our third lecture of economics. तो फर्स्ट सेकंड लेक्चर में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, फिर इसके माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स देखे थे और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, फिर डेफिनेशंस वगैरह भी देखी थी. आज हम देखने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से. तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो आपका जो इकोनॉमिक्स है वो दो पार्ट में डिवाइड है, माइक्रो एंड मैक्रो. माइक्रो मीन स्टडी ऑफ ए स्मॉल यूनिट्स, छोटी चीज़ों को स्टडी करना या स्मॉल स्केल पे स्टडी करना. मैक्रो का उसका उल्टा लार्ज, जो लार्ज लेवल पे जो स्टडी करते हैं ना वो आपका मैक्रो में कवर्ड है. एग्जाम्पल के लिए देखें तो माइक्रो में हमने देखा था किसी फर्म की स्टडी, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की स्टडी, किसी कमोडिटी की, किसी कंज्यूमर की, किसी सप्लायर की, वो हमने पहले देखी थी. तो भी मैक्रो में क्या है, तो एग्रीगेट की बात करेंगे, टोटल की बात करेंगे. जैसे कि एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई है, पूरी कंट्री की इनकम जिसको बोलते हैं नेशनल इनकम है, पूरा एग्रीगेट सेविंग हो गया, टोटल सेविंग, टोटल आपका कंजम्पशन हो गया, फिर आपका टोटल एम्प्लॉयमेंट हो गया, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है जो जनरल प्राइस को लेके है, और फिर आपका पॉवर्टी की जो प्रॉब्लम है. तो ये सब प्रॉब्लम किस में आती है, मैक्रो. मैक्रो मतलब एक पूरे जंगल की स्टडी करना, पूरे फॉरेस्ट की स्टडी करना, और माइक्रो मतलब एक ट्री की स्टडी करना स्मॉल स्केल पे. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए देखो. मैक्रो मीन्स लार्ज. ये जो मैक्रो वर्ड है वो मैक्रोज से आया है, उसका मतलब होता है लार्ज या एग्रीगेट या टोटल. ये तीनों का मतलब एक ही होता है, एग्रीगेट मतलब टोटल ही होता है. तो इसमें क्या क्या कवर होता है, टोटल एम्प्लॉयमेंट. देखो हर एक वर्ड के आगे टोटल या एग्रीगेट लिखा रहेगा. तो देखो टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम मतलब पूरे कंट्री की इनकम, तो ये तो मैक्रो में आ गया, बड़ा होता है ना. फिर नेशनल आउटपुट मतलब पूरे कंट्री का, ये भी इनकम ही होता है एक्चुअली. आउटपुट होना जो गुड्स एंड सर्विसेज बने. टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल सेविंग, टोटल कंजम्पशन, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट मतलब टोटल, एग्रीगेट डिमांड, जनरल प्राइस लेवल एटसेट्रा. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, कुछ यहाँ पे कवर्ड हुए. अब ये अगर आप डेफिनेशन याद रखेंगे तो अच्छा है, केनेथी बोल्डिंग की. उसने खाली कुछ नहीं, ये सबको कंपेयर किया है. देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नॉट विद इंडिविजुअल क्वांटिटीज के साथ डील नहीं करता. किसके साथ डील करता है, एग्रीगेट ऑफ दिस क्वांटिटीज, मतलब वो किसके साथ डील करता है, टोटल के साथ. नॉट विद इंडिविजुअल इनकम के साथ डील नहीं करता, वो किसके साथ डील करता है, नेशनल इनकम के साथ. नॉट विद इंडिविजुअल प्राइजेस के साथ डील नहीं करता, वो किसके साथ डील करता है, जनरल प्राइस. नॉट विद द इंडिविजुअल आउटपुट के साथ डील नहीं करता, वो किसके साथ डील करता है, नेशनल आउटपुट मतलब कुछ टोटल आउटपुट. कुछ यहाँ पे मतलब नई डेफिनेशन नहीं, उसने कंपेयर किया कि इंडिविजुअल नहीं टोटल, इंडिविजुअल नहीं टोटल, इंडिविजुअल नहीं टोटल, वैसा उसने बताया हुआ है. तो हम देखते हैं अभी कॉन्सेप्ट्स क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स के. तो बेसिक्स कॉन्सेप्ट देखते हैं मैक्रो के. तो पहला है नेशनल इनकम. नेशनल इनकम का मीनिंग क्या होता है, पूरे कंट्री में जितने भी लोग हैं उन सब की इनकम को ऐड कर दो, तो वो नॉर्मली नेशनल इनकम बोल सकते हैं उसको, बट वो एग्जैक्टली सेम नहीं होता. तो यहाँ पे नेशनल इनकम मतलब इनकम ऑफ ए नेशन. तो कंट्रीज़ में जितने भी लोग हैं, तो बेसिकली लोगों की इनकम को 4 पार्ट में डिवाइड किया है इकोनॉमिक्स में. रेंट एक आपका, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इन सबको ऐड कर देते हैं तो अपने को मिल जाएगा हर एक पर्सन का नेशनल इनकम. तो जो नॉर्मली इकोनॉमिक्स में जो इनकम्स होती है ना, वो 4 कैटेगरी में डिवाइड की है. रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. आपका जो रेंट है वो लैंड के ऊपर मिल जाएगा, वेजेस लेबर को मिल जाएगा, इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट. तो इन सबको ऐड कर देंगे तो अपने को क्या मिलेगा, हर एक पर्सन की नेशनल इनकम मिल जाएगी. तो ये सब क्या है एक्चुअली, सपोज मैं एक मार्कर की बात करता हूँ, आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ. सपोज ये मार्कर मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ, तो ये मार्कर खरीदने के लिए मेरे को क्या चाहिए, एक तो रॉ मटेरियल चाहिए, मतलब ये प्लास्टिक चाहिए ना, तो वो आपका किस में आ जाएगा, ये रेंट में, पहले वाले में आ जाएगा. अभी मार्कर बनाने के लिए मुझे लोग भी चाहिए काम करने के लिए, तो ये उनको जो पगार दूंगा मैं वो इधर आ जाएगा. सपोज मैंने एक मार्कर के पीछे सपोज मेरा 1 रुपये का ये सब रेंट वगैरह खर्चा होता है, रेंट है, ये मटेरियल का खर्चा. रेंट में खाली वो रूम का रेंट नहीं आता, मटेरियल का कॉस्ट भी इसमें इंक्लूड होता है. फिर वेजेस सपोज 2 रुपीज़ पे कर रहा हूँ मैं एक मार्कर बनाने के लिए, मतलब वर्कर को पैसे दे रहा हूँ. और सपोज मैं इंटरेस्ट भर रहा हूँ 1 रुपी,
और जो मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ वो सपोज 2 रुपीज़ कमा रहा हूँ, तो टोटल कितना हुआ 2, 3 और 3 6। तो एक मार्कर मैं कितने में बेचूंगा 6 रुपीज़ में, तब ये मार्कर मेरा मार्केट में रहेगा 6 रुपीज़ में, तो मुझे एक मार्कर के पीछे कितने मिलने वाले 6 रुपीज़। तो ये मतलब मेरा सेल है। तो ये 6 रुपीज़ में एक मार्कर में कितने लोगों की इनकम है, 4 लोगों की है, 1 2 3 4। तो बेसिकली ये 6 क्या है, इन सब का फैक्टर है ना, इन सब का डिवीज़न है ना, इन सब 6 को इन चारों में अलोकेट कर दिया, अपोर्शन कर दिया मैंने। तो अगर मैं 6 रुपये काउंट करता हूँ मतलब इन 4 लोगों की इनकम इसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो गई। तो ऐसे इंडिया में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बने उन सब में इन लोगों की इनकम ऐड होगी ऑलरेडी। हर एक इंसान को जाके मैं पूछूं भाई तेरी इनकम कितनी है, मेरे को नेशनल इनकम काउंट करना है, तो वो बताएगा, वो प्रैक्टिकल पॉसिबल भी नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जितने भी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं उन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, क्योंकि जो गुड्स एंड सर्विसेज बने ना उन सब में इन चारों की इनकम होगी। तो इससे अपने को क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी वही दी है, ये आपको याद कर लो तो ज़्यादा बेटर है। इकोनॉमिक साइंस में देखो, नेशनल इनकम इज द एग्रीगेट मीन्स टोटल मॉनेटरी वैल्यू। एग्रीगेट मतलब क्या हो गया आपका, टोटल हो गया। मॉनेटरी वैल्यू मतलब मनी, नेशनल इनकम मनी में होगा ना, मैं 10,000 रुपये कमा रहा हूँ या अपने कंट्री की इनकम 10 लाख रुपीज़ है, जो भी रहेगा तो मनी में होना चाहिए। यहाँ पे एक वर्ड है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये फाइनल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल होने चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ बाद में। तो नेशनल इनकम क्या है, इज द एग्रीगेट टोटल किसका, मॉनेटरी वैल्यू का, मतलब सब आइटम को किस में कन्वर्ट कर दो, रुपये में। एक मार्कर है तो मार्कर एक है बट उसका कॉस्ट कितना है 6 रुपया ना, तो ये 6 क्या रुपीज़ है ना, तो सबको किस में कन्वर्ट कर दो, मनी में। ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज कैसे होने चाहिए, फाइनल होने चाहिए। अभी फाइनल वर्ड क्या होता है मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। प्रोड्यूस्ड जो बनाए, बने हुए होने चाहिए, सेकेंड हैंड नहीं चलेंगे, जो हमारी कंट्री ने प्रोड्यूस किए इन एन इकोनॉमी, मतलब हमारी कंट्री की बात कर सकते हैं हम लोग, ड्यूरिंग ए ईयर, एक साल में। तो ये नॉर्मली अप्रैल टू मार्च होता है, कि अप्रैल से मार्च तक का जो पीरियड है, एक साल हो गया ना, उस पीरियड में 1 अप्रैल से 31 मार्च, उस पीरियड में हमारी कंट्री में कितने गुड्स एंड सर्विसेज बने फाइनल, उनकी मनी वैल्यू। अब ये फाइनल वर्ड क्यों यूज़ किया है, अगर हम फाइनल गुड्स नहीं लेंगे ना तो डबल काउंटिंग हो सकती है, मतलब एक चीज़ 2 बार काउंट हो सकती है। एग्जाम्पल, सपोज फार्मर ने वीट प्रोड्यूस किया, ठीक है, तो फार्मर, तो नेशनल इनकम में फार्मर के लिए क्या आ जाएगा, गुड्स बनाया फार्मर ने तो वो उसकी इनकम में ऐड हो जाएगा ना, नेशनल इनकम। अब ये फार्मर ने ना वीट बना के क्या किया, फार्मर ने वीट प्रोड्यूस किया और उसको ना फ्लोर मिल को दे दिया, सपोज आशीर्वाद करके वो कंपनी है, उसको दे दिया भाई तुम आटा बनाओ और उसको बेचो। फिर इसने ना एक ब्रेड वाली कंपनी को दे दिया, ब्रेड कंपनी को बेच दिया। तो अभी देखो ये फार्मर ने क्या बेचा, वीट बेचा, गेहूँ बेचा, इसने उसका आटा बनाया और ब्रेड कंपनी को बेचा। तो ब्रेड कंपनी ब्रेड बना के बेच रही है। सपोज ये वीट का प्राइस था 20 रुपीज़, उसने उसको दे दिया, फिर उसने क्या किया 20 रुपीज़ प्लस उसका खुद का खर्चा सपोज था 30 रुपीज़, वो सब ऐड करके किसको दे दिया, ब्रेड वाली कंपनी को दे दिया। तो उसको कितना 50 में पड़ा, उसने अपना 10 रुपये का और खर्चा करके कस्टमर को ब्रेड बेचा 60 रुपीज़ में। सपोज अगर ये ब्रेड को मैं नेशनल इनकम ऐड कर दूँ तो देखो ये ब्रेड में 60 रुपीज़ में किन किन लोगों ने कमाया, फार्मर का 20 रुपया होगा इसमें, ऑफकोर्स होगा, ये जो फ्लोर मिल है उसका 30 रुपया होगा और ये जो ब्रेड कंपनी है उसका 10 रुपया। तो देखो इसमें कितने लोगों की इनकम है, फार्मर की एक 20 रुपये की, इसका मैं ब्रेकअप करूँ तो 20 रुपया फार्मर मतलब गेहूँ का पैसा, फिर 30 रुपया आटे का पैसा फ्लोर का, फिर ये 10 रुपीज़ ब्रेड कंपनी का खुद का पैसा। देखो 30, 40, 50, 60,
तो ये 60 रुपीज़ में कितने लोगों की इनकम है? एक फार्मर की है, एक फ्लोर मिल कंपनी की, और एक जो कंपनी ब्रेड बना रही है उसकी। अगर मैं ये इसकी बात करूँ, इसने कितने में बेचा? 50 रुपये में बेचा ना, तो इसकी जो 50 रुपीज़ में कितने लोगों की इनकम है? एक फार्मर की और एक खुद की। तो अगर मैं ये ब्रेड को इंक्लूड कर दूँ नेशनल इनकम में, तो फार्मर की इनकम 3 बार काउंट होगी। देखो, एक बार इधर होगी, एक बार इधर होगी, और एक बार इधर होगी। 3 टाइम्स, मतलब 2 टाइम्स एक्स्ट्रा काउंट हो जाएगी। तो हमें क्या करना है? जो फाइनल गुड्स लेना है, मतलब फिनिश गुड्स लेना है, ऐसे गुड्स जो कस्टमर कंज्यूम करने वाले हैं। अगर ये फार्मर गेहूं क्या कर रहा है, किसी कंपनी को बेच रहा है, तो नेशनल इनकम में इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। फिर अभी सपोज इसने आटे कंपनी को बेच दिया ये, तो इसने कितने बनाया? 50 रुपीज़ में। सपोज ये आटा कस्टमर को जाने वाला, बेचने वाले हैं, तो इसको नेशनल इनकम में काउंट करना है। अगर ये कस्टमर को नहीं बेच रहा है और ब्रेड कंपनी को बेच रहा है, तो ये काउंट नहीं करेंगे। मतलब कौन से गुड्स लेंगे? जो कस्टमर कंज्यूम करने वाला है और कस्टमर ने जो परचेस किए वही गुड्स लेने हैं, फाइनल गुड्स लेने हैं, जो अल्टीमेटली क्या करने वाले? कंज्यूम। अभी ब्रेड कंपनी वाली ये ब्रेड किसी और को नहीं बेचने वाली, ये लोग खरीदेंगे, उसको यूज़ करेंगे, खाएंगे, तो इसमें यहाँ पे लेना चाहिए। तो ब्रेड कंपनी का सॉरी जो फ्लोर मिल अगर इसको बेच रही है तो वो इंक्लूड नहीं करेंगे। तो कौन से गुड्स लेने? जो कस्टमर्स परचेस कर रहे हैं खुद के यूज़ के लिए। अगर कोई परचेस कर रहा है उसको सेल करने के लिए, फर्दर प्रोसेसिंग करके, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, वो नेशनल इनकम में नहीं काउंट करने हैं। देखो ये डेफिनेशन पढ़ के थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अभी नेशनल इनकम जो काउंट करने का काम करते हैं ना इंडिया में, वो CSO करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे मीनिंग दिया देखो, अ नेशनल एस्टिमेट्स, मतलब जो इनकम का अंदाज़ा लगाना, मेजर्स द वॉल्यूम ऑफ कमोडिटी, वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी, कितने गुड्स बने, एंड सर्विसेज टर्नड आउट, मतलब प्रोड्यूस किए, ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड, मतलब हम किसकी बात करें? नॉर्मली साल की। काउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन, मतलब डबल काउंट नहीं होना चाहिए। मतलब कौन से गुड्स लेंगे? फाइनल लेंगे, इंटरमीडिएट नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन तो नहीं है, बट ये आप याद रखो, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये समझाने के लिए मैंने बताया। तो चलिए अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सेविंग। तो सेविंग क्या होता है? वो अमाउंट, इनकम का वो पार्ट या वो साइड जो हमने स्पेंड नहीं किया है। तो सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ द इनकम विच इज़ नॉट स्पेंट या विच इज़ नॉट कंज्यूम्ड, विच इज़ नॉट स्पेंट ऑन कंजम्पशन। तो सिंपली ये क्या हो गया? सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। हमने 1000 रुपये कमाया और सपोज 800 एक्सपेंस किया, तो बचा वो आपका सेविंग। तो सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट स्पेंट ऑन कंजम्पशन। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। नॉर्मली जब हम सेविंग करते हैं, मतलब कुछ पैसा सेव करते हैं, बचा रहे, तो वो पैसे हम लोग क्या करते हैं? नॉर्मली बैंक वगैरह में डाल देते हैं, या कुछ लोग इसको म्यूचुअल फंड में भी डालते हैं, शेयर मार्केट में, कहीं ना कहीं, या LIC ले लेंगे, लाइफ इंश्योरेंस, कहीं ना कहीं इसको सेव कर देंगे, मतलब इसको इन्वेस्ट कर देंगे, इन फ्यूचर वो काम आएगा। तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। सेविंग को प्रॉपरली यूटिलाइज करना ताकि इसके ऊपर अपने को कुछ रिटर्न मिले, कुछ इनकम मिले। बेसिकली ये जो बैंक को हमने पैसे दिए, तो बैंक क्या करेगी? अपने लॉकर में उसको संभाल कर नहीं रखेगी, बैंक क्या करेगी? लोन देगी। बैंक का मेन काम यही है, लोन्स देना, लोगों से पैसे लेना, फिर लोगों को लोन देना। अभी सपोज इसके पास एक कंपनी की, टाटा कंपनी गई सपोज, तो अभी टाटा कंपनी को बैंक ने लोन दिया, तो अभी उससे क्या करेगी कंपनी? ये अपना बिजनेस करेगी, एसेट्स खरीदेगी, और इसको बोलते हैं क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, और अपना जो प्रोडक्शन करेगी, अपना बिजनेस को एक्सपांशन करेगी। तब सेविंग होगा तो ही इन्वेस्टमेंट होगा, तो ही क्या होगा? कैपिटल एसेट का क्रिएशन होगा। तो ये कैसे हो सकता है? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। मोबिलाइजेशन मतलब सेविंग को जमा करना एक जगह और फिर बाद में इसको इन्वेस्ट करना कहीं पे। एग्जाम्पल दी है मशीनरी, इक्विपमेंट्स एट्सेट्रा। तो एक और कॉन्सेप्ट था, देखो ये भी देख लेते हैं साथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो में क्या आता है, मैक्रो में क्या आता है? माइक्रो में स्मॉल स्केल पे आएगा, मैक्रो में पूरे जो एग्रीगेट आएगा। अब ये किसकी प्रॉपर्टी है? ग्लोबल है ना, पूरे कंट्री की, तो ये आपका क्या हो गया? मैक्रो इकोनॉमिक्स।
प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, ये एक कमोडिटी की बात कर रहा है, किसी एक चीज़ की बात कर रहा है, तो ये क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब एक कंट्री का एक बैलेंस शीट समझ लो कि किससे कितना पैसा आने वाला है कंट्री को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंट्री का कितना है, कंट्री ने कितना लोन लिया है, कंट्री ने कितना लोन दिया है, कंट्री को कितना डोनेशन मिला है, कंट्री ने कितना डोनेशन दिया है, वो तो ये कंट्री लेवल पे होता है ना, तो ये किस में आ गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स। कंट्री की लेन देन बेसिकली। प्रॉफिट ऑफ ए फर्म, ये किसी एक फर्म की बात कर रहा है, तो ये क्या है, माइक्रो। ये पूरे कंट्री की बात कर रहा है, नेशनल टोटल, तो ये क्या आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे हमने एप्लीकेशन किया माइक्रो कौन सा और मैक्रो कौन सा। तो अभी एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना ट्रेड साइकिल्स, वो देखते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना ट्रेड साइकिल्स। ट्रेड मतलब ये रिलेटेड टू बिजनेस है, बाइंग एंड सेलिंग, और साइकिल्स मतलब क्या होता है, ये अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं बिजनेस में, ऐसे चलते रहता है। साइकिलिंग करते तो कैसे पैडल ऊपर आता है नीचे जाता है, तो वैसे यहाँ पे भी क्या होता है, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, कभी बिजनेस में तेजी आएगी कभी मंदी आएगी, तो इसको बोलते हैं ट्रेड साइकिल्स। मीन्स फ्लक्चुएशंस होंगे बिजनेस में, अप्स एंड डाउन्स होंगे। तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा। तो जब बिजनेस में तेज़ी होती है उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, या इन्फ्लेशन मतलब एक महंगाई जैसा, तो बिजनेस बढ़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, प्राइजेस क्या होती है, बढ़ती है। जनरल प्राइजेस क्या होती है, कंटिन्यूस राइज होती है, बढ़ती है। एक होता है इसका उल्टा, डिप्रेशन। डिप्रेशन में क्या होता है, बिजनेस नीचे जाता है। ये जो पार्ट है ना आपका, ये वाला पार्ट आपका डिप्रेशन है, मतलब नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्राइजेस गिरती है, बिजनेस को लॉस होते हैं इसमें, और कभी कभी तो लोग क्या करते हैं, लोगों को जॉब से निकाल भी देते हैं। तो वहाँ पे लोग क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो इसको एक्चुअली बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब ये बिजनेस साइकिल की वजह से लोग को क्या करते हैं, जॉब से निकाल देते हैं। मंदी चलती है तो लोगों को जॉब से निकाल देते हैं, तो इसको बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हम इसको कंपैरेटिव स्टडी के थ्रू समझते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ का हिंदी में मीनिंग होता है वृद्धि, आर्थिक वृद्धि हो गया टोटल मीनिंग, पूरा मीनिंग, और ये आर्थिक विकास। तो वृद्धि और विकास नॉर्मली जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो एक जैसा ही है, बट इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। वो हम बोल सकते हैं कि वो इंटरचेंजेबल है, लोग इसको अलग अलग जगह पे यूज़ करते हैं, बट दोनों में बहुत फ़र्क है। ग्रोथ और डेवलपमेंट में पहला फ़र्क होता है, ग्रोथ ऑटोमेटिक होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, नेचुरल है। डेवलपमेंट हमें खुद करना पड़ता है। जैसे कि आपने सुना होगा हमारी बॉडी का जो ग्रोथ हो रहा है उसको हम रोक नहीं सकते, तो स्पॉन्टेनियस है ना, वो ऑटोमेटिक होता है। आप छोटे थे धीरे धीरे बड़े हो रहे हो और भी बड़े होते रहोगे, इसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक होगा। बट जो डेवलपमेंट है वो हमें करना पड़ता है, जैसे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वो ऑटोमेटिक होगी, उसके लिए हमें एफर्ट्स डालने होंगे। जैसे कि अगर आपको मसल बिल्डिंग करनी है तो उसके लिए भी आपको एफर्ट्स डालने होंगे। तो ये सब क्या है, डेवलपमेंट है, उसके लिए हमें एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, वो स्पॉन्टेनियस नहीं होता। ग्रोथ ऑलवेज पहले होता है और ये फास्ट होता है इसके कंपेयर में। डेवलपमेंट स्लो होता है, और बिना ग्रोथ के डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। अभी मसल डेवलप करने के लिए मसल तो होने चाहिए कि नहीं, वैसा। तो ये डेवलपमेंट क्या होता है, बाद में आती है। तो पर्सनालिटी डेवलप करनी है तो पर्सनालिटी तो होनी चाहिए, तो विदाउट ग्रोथ डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं होता। तो चलिए अभी एक एक पॉइंट्स देखते हैं और कंपेयर करते हैं। तो पहला क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ में इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। अभी इकोनॉमिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक का ग्रोथ का मतलब क्या, रियल नेशनल इनकम बढ़ना। रियल नेशनल इनकम, रियल नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, परचेसिंग पावर। लोगों की जो परचेसिंग पावर है ना, उसका बढ़ना। परचेसिंग पावर का बढ़ना मतलब जैसे कि सपोज कोई इंसान 2010 की बात करता हूँ मैं, और एक अभी 2020 की बात करते हैं हम लोग। 2010 में कोई इंसान की पगार थी सपोज 10,000, ओके, और वो खर्चा उसका होता था, जो नॉर्मल खर्चा है सपोज वो होता था 7,000, ठीक है, मतलब 3,000 उसकी सेविंग होती थी, वो 7,000 उसको करना ही पड़ता था, बेसिक खर्चा था उसका।
अभी 10 साल हो गए तो उसकी इनकम भी बढ़ी, सपोज हो गई 30,000, ठीक है। तो हम बोलेंगे इनकम बढ़ी है, तो ये जो इनकम है ना, ये मनी इनकम है। कितने से बढ़ी इनकम उसकी? 20,000 से बढ़ी, तो ये उसकी क्या होगी? मनी इनकम बढ़ गई। अभी देखो खर्चा सपोज 28,000 हो गया, तो अभी देखो पहले वो कितना सेविंग करता था महीने का? 3,000 करता था। अभी वो सेविंग कितना कर सकता है? खाली 2,000। तो उसकी हालत ना पहले से ज़्यादा ख़राब हो गई। देखो पहले वो 10,000 कमाता था, 7,000 खर्चा होता था, 3,000 सेविंग होती थी। अभी भले उसकी इनकम बढ़ गई, इनकम 3 टाइम्स हो गई। देखो उसकी इनकम 3 टाइम्स की है ना मैंने, 10 3 30, और एक्सपेंस उसका 4 टाइम्स से बढ़ गया, 4 गुना खर्चा बढ़ गया। वो इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से हो सकता है। तो उसकी जो रियल इनकम है ना, एक्चुअली वो कम हो गई इन्फ्लेशन की वजह से। अभी सेविंग कितनी होती है? खाली 2,000 होती है। तो ये मनी इनकम है, ये जो 10 से 30 हुआ ना, ये आपका मनी इनकम है। और इसकी वजह से जो रियल इनकम है ना, उसकी सप्रेस हो गई, कम हो गई, क्योंकि अभी इसकी सेविंग कितनी होती है? खाली 2,000 ही होती है। तो ये होता है रियल नेशनल इनकम। रियल नेशनल इनकम मतलब इन्फ्लेशन के हिसाब से आपकी अभी यहाँ पे रियल इनकम कितनी होती है उसकी? देखो यहाँ पे मैं निकालूँ तो उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए पता है? खर्चा 4 गुना बढ़ा है ना, तो इनकम भी 4 गुना, मतलब 40,000 उसका खर्चा होना चाहिए था, इनकम होनी चाहिए थी। तो 10 × 4 बरोबर, खर्चा 4 गुना बढ़ा तो इनकम भी 4 गुना बढ़नी चाहिए ना। तो इसकी इनकम कितनी होनी चाहिए? 40। तो इसकी इनकम कितनी हुई है? लेकिन 30 है। तो इसकी इनकम, रियल इनकम ना 10,000 से गिर गई। फिर नेक्स्ट क्या है? देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस प्रोग्रेसिव चेंजेस। मैंने बोला ना ग्रोथ के बिना डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो है ही, लोगों की रियल नेशनल इनकम तो बढ़ी है, प्लस कुछ डेवलपमेंट हुए, चेंजेस हुए हैं, जिससे लोगों का वेलबींग हुआ है, जिससे लोगों का बेनिफिट हुआ है। ये नैरो कॉन्सेप्ट है, छोटा है, और ये किसके ऊपर फोकस करता है? जो मनी इनकम है, क्वांटिटेटिव के ऊपर, मतलब क्वांटिटी के ऊपर फोकस करता है। ये क्या बोलता है? लोगों का वेलबींग, वेलबींग मतलब बेनिफिट्स, भला होना चाहिए, बेनिफिट, जनहित बोलते हैं ना जिसको। तो ये ब्रॉडर है, बड़ा है। और ये क्या क्वालिटेटिव है, मतलब ये वेलफेयर भी इसमें आ गया ना। वेलफेयर को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, इनकम को आप मेजर कर सकते हो, बट वेलफेयर को कैसे बोल सकते हैं? इतना वेलफेयर हुआ है, तो वो मेजर नहीं कर सकते। इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट के बिना हो सकता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के बिना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ स्पॉन्टेनियस होता है, नेचुरल होता है, और ये रिवर्सिबल है, मतलब यहाँ पे हम उसको फिर से चेंज कर सकते हैं। बट जो डेवलपमेंट है ना, वो एक बार हो गया ना, तो उसको फिर से चेंज करना पॉसिबल नहीं है। और ये डेलिब्रेट होता है, हम खुद जानबूझ के करते हैं, तो ये इरिवर्सिबल है, मतलब उसको फिर से चेंज करना पॉसिबल नहीं होता। इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करते हैं नेशनल इनकम, मतलब पूरे कंट्री की इनकम। और ये एक नया टर्म आपके लिए है, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब एक इंसान की इनकम। एक इंसान की इनकम कैसे निकलेगी? नेशनल इनकम को टॉप पॉपुलेशन से डिवाइड दे दो। ये कैसे निकलता है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पर कैपिटा इनकम। तो जो भी नेशनल इनकम है ना, नेशनल इनकम मतलब पूरे कंट्री की इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन कर दो, तो ऑन एन एवरेज एक इंसान की जो इनकम होती है ना, उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा है वो, कैपिटल नहीं है, ठीक है। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या क्या आ गया? एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, ये क्या है? क्वालिटेटिव है ना, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी, मतलब हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। ये कब होता है? साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से। इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी बढ़ी, या लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ी। अभी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होता है, इसको हम आगे इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, कि जब लोग ज़्यादा एजुकेट होते हैं, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के गुड्स कंज्यूम करते हैं, जब उनकी इनकम बढ़ती है, तब उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है, मतलब वो ज़्यादा बेटर वे से जी सकते हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है, इन शॉर्ट बोल सकते हैं इसको। तो अभी कुछ क्वेश्चन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड क्या क्या इकोनॉमिक्स स्टेटमेंट है वो सही है। इकोनॉमिक सोशल साइंस है, हाँ करेक्ट है, ये हमने आगे देखा था ना। इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड से आया, ओ इकोनॉमिया, ये भी सही बात है। इकोनॉमिक्स में हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं, ये भी बात सही है। इकोनॉमिक्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट से रिलेटेड है, इसका जो हिंदी वर्ड भी है वही है, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड्स, तो सब सही है।
ये चारों ऑप्शंस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू एडम स्मिथ। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो एडम स्मिथ ने नहीं कहा है? ठीक है, एडम स्मिथ कौन थे, याद है कि नहीं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। पहला बोला एडम स्मिथ क्लासिकल इकोनॉमिक्स है क्या, इकोनॉमिस्ट है क्या? हाँ, ये करेक्ट है। 18th सेंचुरी में उन्होंने डेफिनेशन दिया था ना, वो करेक्ट है। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशंस, वो भी करेक्ट है। उन्होंने ये भी बोला था कि इकोनॉमिक्स साइंस ऑफ वेल्थ है, ये भी सही बात है। उन्होंने इकोनॉमिक स्टडीज कॉमन मैन ऐसा कुछ बोला नहीं था, तो डी पॉइंट उन्होंने नहीं कहा था। तो नेक्स्ट देखते हैं, लायनल रॉबिन्स ने क्या कहा था? वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, सही बात है। मीन्स आर लिमिटेड, ये भी सही कहा था। फिर मीन्स है ऑल्टरनेटिव यूसेज, ये भी उन्होंने कहा था। लेकिन वॉन्ट्स आर नॉट ग्रेडेबल उन्होंने नहीं कहा था। उन्होंने क्या था? वॉन्ट्स ग्रेडेबल है। ग्रेडेबल है मतलब जिसको हम प्रायोरिटी दे सकते हैं, तो सी बात उन्होंने नहीं कही थी। तो यहाँ पे सी बात उनकी नहीं है, तो उन्होंने कौन सी की थी? ए, बी और डी। ए बी डी कौन सी आपकी? ए बी डी ये रही। नेक्स्ट, कौन सा वेल्थ से रिलेटेड एग्जाम्पल है यहाँ पे चारों में से? वेल्थ मीन्स एनीथिंग विच हैज़ मार्केट वैल्यू, और इसको एक्सचेंज कर सकते मनी। ये हमने वेल्थ के डेफिनेशन में भी देखा था, ये बरोबर है। वेल्थ एक्सटर्नल होता है, ये भी बरोबर है। वेल्थ स्कैर्स होता है और एक्सचेंजेबल होता है, ये भी बरोबर है। वेल्थ की यूटिलिटी नहीं है, ये पहला ही पॉइंट था। वेल्थ की यूटिलिटी है, तो यहाँ पे ये सी वाला पॉइंट रॉन्ग है। तो राइट कौन सा आपका? ए, बी और डी। तो ये आपका आंसर हो गया ए, बी और डी। नेक्स्ट देखते हैं, कौन से एस्पेक्ट्स कवर्ड है? नेशनल इनकम में कौन कौन सी चीज़ें आती है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं, बरोबर है। इंटरमीडिएट आते हैं क्या? ऑफ कोर्स नहीं आते हैं। प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं ना? हाँ, जो इस साल बने वही आएंगे, जो लास्ट ईयर बने थे सेकंड हैंड नहीं आएंगे। इन्हें फाइनेंशियल ईयर मतलब इस साल। डबल काउंटिंग होनी चाहिए, ये बोला डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए, सही बात है, डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए। 2 बार इनकम क्यों काउंट करनी है? वैल्यू इज कंसिडर्ड एज पर मार्केट प्राइस, हमने डेफिनेशन भी देखा था, मार्केट वैल्यू लेते हैं। तो ये चारों पॉइंट्स नेशनल इनकम में आते हैं, तो कौन सा है? ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखते हैं, दी कोरिलेशंस। नेचुरल साइंस एग्जैक्ट साइंस है, सोशल साइंस कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट, या आपका एब्स्ट्रैक्ट है, या बिहेवियरल। बिहेवियरल साइंस। फिजिक्स, अभी साइकोलॉजी कौन सा है? सोशल साइंस में आ गया, तो फिजिक्स आपका कौन सा है? नेचुरल साइंस है ना। ये आपका नेचुरल साइंस है। अर्थशास्त्र बुक किसने लिखा था? कौटिल्य ने। वेल्थ ऑफ नेशंस अभी जस्ट हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 में, ये देखो एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ का नाम याद रखना, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स अक्सर पूछते हैं। अभी कंफर्ट में वॉशिंग मशीन आ गया, तो नेसेसिटी में एग्जांपल देना है, कुछ भी दे सकते हो। फूड, एक ही एग्जांपल दो फिलहाल, क्योंकि एक ही पूछे। फूड है, शेल्टर है, क्लोथिंग है, एजुकेशन है, हेल्थ है, बहुत सारे एग्जांपल है। फ्री गुड्स, वैल्यू इन यूज। इकोनॉमिक गुड जिसके लिए पे करना पड़ता है, तो ये क्या है? वैल्यू इन एक्सचेंज। Identify and explain the concepts from the given illustrations. My father purchased a two-wheeler vehicle. फादर ने क्या किया? एक 2-व्हीलर गाड़ी खरीदी है, ठीक है। दिस हेल्प्स टू फुलफिल माई ट्रैवल नीड्स। अभी 2-व्हीलर से वो जो भी सन रहेगा वो ऑफिस जाता रहेगा या कहीं पे कॉलेज जाता रहेगा, तो यहाँ पे उसकी एक पर्सनल वांट सेटिस्फाई हो रही है ना। तो ये कौन सी ये वांट है? ये हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, पर्सनल और इंडिविजुअल वांट। पर्सनल या बोल सकते हैं इसको इंडिविजुअल वांट। फिर नेक्स्ट है अ स्टडी ऑफ द एनुअल इनकम ऑफ फैमिली ऑफ रमेश। अभी रमेश की फैमिली इनकम देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक इंसान की इनकम को देख रहे हैं ना, तो ये आपका एक माइक्रो इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे वो यूज हुआ है, ठीक है। ये आपका कौन सा है? माइक्रो इकोनॉमिक्स।
एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं ना हम लोग इसके लिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं, एज पर द डेटा फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19, भी 18-19 मतलब अप्रैल 18 से स्टार्ट हुआ था 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक, इसके लिए इसको बोलते हैं 18-19। क्या हुआ, कंट्रीज़ का प्रोडक्शन, ये पूरे कंट्री की बात हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज का 20% से बढ़ गया। तो ये क्या मैक्रो है ना, पूरी कंट्री की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ गया। फिर नेक्स्ट है, करुणा's mother saves 1000 every month out of her given salary। तो ये उसकी सेविंग है ना, 1000 रुपीज़ वो सेव करती है और वो क्या करेगी, उसको इन्वेस्ट करेगी कहीं पे। अभी यहाँ पे तो पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन तो गिवन नहीं है, फिलहाल हम बोल सकते हैं ये सेविंग की बात कर रहा है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन प्रॉपर नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि वो 1000 रुपीज़ सेव कर रही है और वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगी इसको। अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक इंसान की बात कर रही है, तो ये माइक्रो हो जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है देखो, राम्स फादर यूटिलाइज हिज प्रोविडेंट फंड अमाउंट टू सेट अप ग्रोसरी स्टोर। अभी यहाँ पे क्या किया, राम के फादर ने अपना जो पीएफ था, नॉर्मली जो जॉब करते हैं तो एक सैलरी से अमाउंट कटता है, उसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड, और फिर वो जब रिटायर होते हैं तो अपने को पैसे मिलते हैं। तो राम की फादर ने अपने पीएफ से पैसे विड्रॉ किए और उससे खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। तो अब ये अगर हम देखें तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ गया, और ये जो उसने पैसे लगाए वो उसका क्या हो गया, कैपिटल हो गया, जो फर्दर इन्वेस्टमेंट किया उसने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। फिर एग्री डिसएग्री है, ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड एट अ टाइम। क्या सारी की सारी वांट सेटिस्फाई कर सकते हैं एक ही टाइम पे, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, रीजन भी देने हैं। वांट्स आर अनलिमिटेड और मीन्स क्या है, लिमिटेड है। रॉबिन्स की डेफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हो तुम, तो यहाँ पे क्या है, डिसएग्री। ह्यूमन वांट चेंज एज पर द सीजन्स एंड प्रेफरेंसेस। क्या ह्यूमन की वांट बदलती रहती है सीजन के हिसाब से? ऑफ कोर्स बदलती है, और प्रेफरेंसेस के हिसाब से भी। कुछ लोगों को कुछ और पसंद है, कुछ लोगों को कुछ और पसंद है। प्रेफरेंसेस लोगों के डिफरेंट होते हैं। सीजन्स, रेनी सीजन में अम्ब्रेला लोग डिमांड करेंगे, बट विंटर सीजन में अम्ब्रेला की डिमांड नहीं करेंगे। तो ये एग्री है हम इसके साथ। वैल्यू इन यूज और एक्सचेंज सेम है, हमने इधर भी देखा था, जो फ्री गुड्स है वहाँ पे वैल्यू इन यूज आता है, जिसके लिए पे करना पड़ता है वो वैल्यू इन एक्सचेंज आता है। तो दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग है, तो हम इससे एग्री नहीं करते। तो हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है और एक्सरसाइज भी हमने कर लिए, इसके एमसीक्यूज वगैरह। तो क्वेश्चन आंसर आप वो लर्न कीजिए, क्वेश्चन बुक से आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम मनी चैप्टर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।